अब अपन बात करते हैं बेटा यहाँ पर कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ केपी इन केसी। हेडिंग लगाइए, एप्लीकेशन ऑफ केपी इन केसी, वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ केपी एंड केसी। यहां से आपका जो चैप्टर की शुरुआत होती है, मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं। केपी केसी के एप्लीकेशंस के बेस पे न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा। तो अभी तक तो अपन ने बिल्कुल थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी है, ठीक है ना, डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन। तो देखो, तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है बेटा कि टू डिटरमाइन extent of reaction, extent of रिएक्शन के एक्सटेंट को पता करने में इसका यूज किया जाता है। तो जैसे पहला क्या होता है इसमें कि अगर मान लीजिए अपन केसी को लेते हैं, केसी की वैल्यू 10 टू पावर 3 से ज्यादा है, तो हम इसके लिए बोलते हैं बेटा कि रिएक्शन नियरली कंप्लीटेड। रिएक्शन क्या बेटा, नियरली कंप्लीटेड है, लगभग वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर केसी की वैल्यू 10 टू पावर 3 से ज्यादा है, या केपी के लिए भी सेम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि केपी की वैल्यू अगर 10 टू पावर 3 से ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन नियरली कंप्लीटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें H2 प्लस O2, ये आपको देता है मान लो इक्विलिब्रियम पर वाटर, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर Kc की वैल्यू आप देखेंगे तो Kc की वैल्यू आती है 10 टू पावर 48 अप्रोक्सीमेटली। कितनी आती है बेटा, 10 टू पावर 48। और ये भी आप क्या कर सकते हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो एट टेम्परेचर 500 क्या है, तो हम बोल रहे हैं बेटा कि आप ये देखो बेटा, एक बार देखना कि ये Kc की वैल्यू जो है केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है। पहली चीज तो यहाँ पर लिखा है आपको केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दूसरी चीज, अगर मैं Kc की वैल्यू 10 टू पावर 48 लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये बेटा कि रिएक्शन नियरली कंप्लीटेड है, यानी इवन 10 टू पावर 3 से ज्यादा होने पर भी नियरली कंप्लीटेड का केस हो जाता है। तो ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो इसका इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा बेटा, मतलब वाटर की तरफ आएगा, बहुत ज्यादा। आगे का समझ में, तो ये हो गया। इसके अलावा और भी इसके एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए H2 प्लस I2 की बात करते हैं, सॉरी H2 प्लस Cl2 की बात करते हैं, या H2 प्लस Br2 की भी बात करते हैं, तो ये रिएक्शन की नियरली क्या होती है बेटा, कंप्लीटेड होती है। 10 टू पावर 31 के आसपास यहाँ पर इसका क्या था बेटा, Kc की वैल्यू 10 टू पावर 31 के आसपास, ठीक है ना। और ये होता है एट वही 500 केल्विन के आसपास, ठीक है। तो ये इंडिकेट करेगी कि रिएक्शन नियरली। दूसरा बेटा इसका जो है कि अगर मान लीजिए Kc की वैल्यू लेस देन या 10 टू पावर -3 से, तो हम उसको केस देते हैं बेटा रिएक्शन रेयरली स्टार्ट, रिएक्शन रेयरली स्टार्ट, ठीक है। Kc की वैल्यू 10 टू पावर -3 से कम। जैसे अपन एग्जांपल लें कि H2O जब ब्रेक होता है H2 प्लस हाफ O2 में, तो इसके लिए जो Kc की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर -47 के आसपास होती है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे, और वही लगभग 500 केल्विन के आसपास, तो हम कहते हैं बेटा कि रिएक्शन रेयरली स्टार्ट का केस है, ठीक है ना, रिएक्शन रेयरली स्टार्ट होगी है। हाँ, तो ये मतलब इसमें क्या है कि बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट निल है कंपेयर टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ओके बेटा, तीसरा केस हम देखें यहाँ पर, तीसरा केस है जब Kc की वैल्यू, Kc इज बिटवीन 10 टू पावर -3 टू 10 टू पावर 3। तो ये कौन सा केस हो जाएगा बेटा, क्या हम इस केस में कह सकते हैं कि रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है बेटा, लगभग सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो हम इसी कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम
at equilibrium reactant and product concentration is nearly equal, ठीक है। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल है, वैसे अपन एक एग्जांपल देखें, जैसे H2 प्लस I2 है, H2 प्लस I2 ये आपको 2HI देता है, तो इसके लिए KC की वैल्यू होती है 57, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है बेटा क्या, कि ये रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है बेटा, लगभग क्या बेटा, इक्वल कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है बेटा, ठीक है ना। तो आप ये नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट पहले ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिख लो, ये अगर नहीं लिखा तो लिख लो, पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन वाला पार्ट लिखना। ये लास्ट का एग्जांपल है, थर्ड का एग्जांपल ये, और ये आप टेम्परेचर आपको नोट कर लेना 700 केल्विन के आसपास है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब एग्जाम में मतलब अगर आपसे कोई पूछता है ना, बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके स्कूल एग्जाम में, तो आप एक एग्जांपल याद रख लेना ज्यादा से, और ये टेम्परेचर साथ में मेंशन कर देना, जिससे कि पता रहे कि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है। कैसे ना, इसका मतलब है कि जो H2O से H2 और R2 जो बनेगा वो मतलब नेचुरली रियली स्टार्ट होगा। हाँ, नेचुरली नहीं बनेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइसिस से तो पॉसिबल होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस से तो आप कुछ भी पॉसिबल करवा सकते हो ना बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस से तो पॉसिबल होगा ही ना बेटा, तो आप एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो उसको, इस वजह से पॉसिबल है वो चीज, है ना। तो ये केसेस हो गए इसके। अब इसमें एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं इसका, ये फर्स्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल N2O4 का भी है इसमें, कि N2O4 2N2, इसके लिए Kc की वैल्यू आती है 10⁻³ एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। ये दो एग्जांपल होगी थर्ड केस के। तो 10⁻³ का मतलब भी ये है कि बेटा इसमें भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगभग बराबर है, इसी सेकंड एग्जांपल लिख लिया बेटा, यहाँ पे पहला एप्लीकेशन। Second is that to predict the direction of reaction.
सेकंड एप्लीकेशन ये टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को अपन पता कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें कैसे पता करते हैं रिएक्शन की डायरेक्शन को? देखो इसके लिए जैसे अपन कोई एक रिएक्शन है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में, नोट कर लिया आपने पूरा? यस सर। तो देखो एक रिएक्शन है, मान लीजिए इस ये रिएक्शन है। अगर मुझे इसके लिए KC लिखना है तो मैं लिखूंगा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। इस तरह से लिखेंगे बेटा, ठीक है। और यस इनकी रेज टू पावर दैट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये C आ गया, यहाँ पे B, यहाँ पे A एंड यहाँ पे B, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बेटा कि ये कहां पर है बेटा? इक्विलिब्रियम पर। ये कंसंट्रेशन कहां पर है बेटा? इक्विलिब्रियम पर, ठीक है ना। इसी तरह से एक अपन नई टर्म डिफाइन कर सकते हैं QC। तो ये QC रिप्रेजेंट करता है, इसको कैसे लिखते हैं बेटा? सिमिलरली जैसे अपन ने KC लिखा है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि जो कंसंट्रेशन हम लेते हैं वो लेते हैं एट एनी टाइम अदर देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। These concentration CD and AB are the concentration other than equilibrium concentration बेटा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो जाती है तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, आगे का समझ में। तो ये QC जो है इसको बोलते हैं रिएक्शन क्वोशंट। QC क्या कहलाता है बेटा? रिएक्शन क्वोशंट। तो रिएक्शन क्वोशंट जो है ना वो इक्विलिब्रियम के अलावा हर पॉइंट पर डिफाइन होता है, ठीक है बेटा। रिएक्शन क्वोशंट QC जो होता है वो हर एक पॉइंट पर डिफाइन होता है अदर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। तो ये Q आप लिखेंगे QC मतलब कंसंट्रेशन की टर्म में लिख रहे हैं, इसलिए अपन QP हो जाएगा तो वो पार्शियल प्रेशर की टर्म में हो जाएगा, ठीक है ना। तो Q आपका क्या बेटा? रिएक्शन क्वोशंट, ठीक है ना। TIOTINT होता है शायद क्वोशंट, ठीक है। तो रिएक्शन क्वोशंट क्या होता है कि अदर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डिफाइन होने वाला क्वोशंट, ठीक है बेटा। तो ये है बेटा। और अब यहाँ पे बेटा अगर पहली कंडीशन अपन लेते हैं कि QC की वैल्यू KC से ज्यादा हो जाती है, QC की वैल्यू KC से ज्यादा हो जाती है, तब हम कहते हैं बेटा कि रिएक्शन विल शिफ्ट इन कौन सी डायरेक्शन में बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इस चीज को समझते हैं, तो ये मैंने कैसे कह दिया बेटा? इस चीज को समझते हैं बेटा कि पहला मैंने बोला कि QC की वैल्यू अगर KC से ज्यादा है, QC की वैल्यू अगर KC से ज्यादा है तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है बेटा? देखो यहां हम क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो QC की वैल्यू कुछ आ जाती है जो कि KC से ज्यादा है, तो सपोज इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है उनके कंपैरिजन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से ज्यादा है। उसी का मतलब ये हुआ ज्यादा होने का। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, तो प्रोडक्ट ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए प्रोडक्ट विल कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। भाई अगर QC की वैल्यू ज्यादा है ये इंडिकेट कर रही है कि रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो प्रोडक्ट विल कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट टू अटेन इक्विलिब्रियम, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर QC की वैल्यू ज्यादा है, QC मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है आपको कि जब भी QC की वैल्यू KC से ज्यादा होगी, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से ज्यादा है, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन
बैकवर्ड डायरेक्शन, ये ध्यान रखिए, टू अटेन इक्विलिब्रियम। केसी से बता सकते हैं, केसी से बता सकते हैं सेम चीज। कैसे बेटा? जैसे जो S2 में जो वाला केस है, सेकंड केस होता है, सेकंड केस कौन सा? केसी जब स्मॉल है 10 हाँ। पावर माइनस 3 से, हाँ हाँ, वो रेयरली स्टार्ट हो गए तो जब भी स्टार्ट हो गए तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हाँ तो ऐसे तो सकते हैं। नहीं, देखो यहाँ पर ये जो केसी की वैल्यू डिफाइन है, ये तो केसी तो हम कहेंगे ना इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है इनकी, ये तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम है। तो हम अभी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कि मान लो रिएक्शन के किसी एक पॉइंट पर हमने देखा, रिएक्शन के किसी पॉइंट पर हमने देखा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से ज्यादा है, तो उसका क्या मतलब होगा? मतलब ज्यादा का मतलब क्या? इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा। इक्विलिब्रियम पर जो, देखो इक्विलिब्रियम पर ये जो कंसंट्रेशन है सी इक्विलिब्रियम या डी इक्विलिब्रियम, इनसे ज्यादा अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो जाती है, इनसे ज्यादा अगर इन सी इक्विलिब्रियम से ज्यादा सी की कंसंट्रेशन, डी इक्विलिब्रियम से ज्यादा डी की कंसंट्रेशन, तो इनका प्रोडक्ट अल्टीमेटली इससे ज्यादा हो जाएगा। तो ये अगर ज्यादा, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो द रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू अटेन सी इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक रिएक्शन जो है ना वो सी इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहती है। मतलब हर एक रिएक्शन का, ये जो रिएक्शन है बेसिकली, ये दिस रिएक्शन विल ट्राई टू अटेन सी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अटेन करना चाहती है ये रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अटेन करने का क्या तरीका है बेटा? कि वे सी की कंसंट्रेशन कम होने लग जाए, और सी की कंसंट्रेशन कम होने का क्या तरीका है बेटा? रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसको अपन क्या जनरलाइज कर रहे हैं, आप इसको से समझना, हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं। अल्टीमेट एम क्या है हमारा? अल्टीमेट एम ये है कि ये जो भी कंसंट्रेशन हो, ये जो भी कंसंट्रेशन हो वो इसी इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाए। क्यों हो जाए ऐसा? क्योंकि नेचर है, नेचर में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम आता है, हम क्या करें उसका, नेचर में इक्विलिब्रियम आता है, तो नेचर ये चाहती है कि ये जो सी की कंसंट्रेशन है वो सी इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाए। तो इसके लिए ये रिएक्शन क्या चाहेगी कि रिएक्शन सी की कंसंट्रेशन को कम करना चाहेगी, जिससे कि सी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि दिस रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जिससे कि ये वापस से सी इक्विलिब्रियम मिल जाए, है ना? तो यहाँ पर आप ऐसा भी कह सकते हो, इनडायरेक्टली ऐसा भी कह सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ सी, ओनली इन दिस केस की बात कर रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ सी इक्विलिब्रियम। ठीक है? और यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं बेटा, फिर से मैं लिमिटेशन बता रहा हूँ, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई ए की कंसंट्रेशन जो है ना वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बराबर है। भाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भाई मैं मान के चल रहा हूँ ए इक्विलिब्रियम ए के बराबर है। अब ये कंडीशन कैसे आएगी? देखो कंडीशन ऐसे आएगी कि मान लो आपने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, अब आपने क्या किया कि एक्सटर्नली सी को ज्यादा अमाउंट पे डाल दिया, अलग से डाल दिया, सी को आपने अलग से डाल दिया बेटा, डाल दिया बेटा। अगर आप सी को अलग से डालोगे तो इसका मतलब आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया, आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के बाद में जिस टाइम पर आपने डाला, सी को डाला या डी को डाला, उससे क्या होगा कि केसी तो चेंज हो गया, मतलब केसी तो नहीं रहेगा, अब क्यूसी डिफाइन होगा, अब क्यूसी डिफाइन होगा, तो क्यूसी क्या, क्यूसी की वैल्यू क्या होगी? सी कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी। हो सकता है कि ये इक्विलिब्रियम पे रहे, हो सकता है, अभी मैं नहीं कह रहा ये भी चेंज हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम की ये फिक्स हो गए, आपने सी की नई कंसंट्रेशन बना दी, डी की नई कंसंट्रेशन बना दी, मान लीजिए सी और डी दोनों डाल दिया आपने, तो दोनों की कंसंट्रेशन अगर आपने दोनों डाल दी तो दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होगी बेटा, यस और नो? तो आपने दोनों की कंसंट्रेशन चेंज कर दी तो उसमें केसी तो डिफाइन होगा नहीं ना, केसी तो हमेशा इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होगा। तो अब आपने क्या किया, अब ये क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा होगी, तो अब रिएक्शन इस क्यूसी की वैल्यू को कम करना चाहिए ना, इस क्यूसी की वैल्यू को केसी के बराबर करना चाहिए, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आगे बात समझ लो, तो ये इस तरह से अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर अपन अभी इक्विलिब्रियम तो हटा देते हैं, ये तो एक मैंने समझाने का एक केस बताया था। आई पी ऐसे कर देते हैं, एंड
concentration of D is greater than concentration of D at equilibrium, reaction will shift in backward direction. ठीक है, जब भी QC की वैल्यू, अब ऐसा भी हो सकता है बेटा QC की वैल्यू ज्यादा कब हो सकती है, जब मान लो मैं A को बाहर निकाल दूं, A का अमाउंट कम कर दूं, जब मैं एक इक्विलिब्रियम पर A के अमाउंट को कम कर दूंगा तो उस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को अटेन करने के लिए C और D ज्यादा ब्रेक होंगे जिससे कि A और B ज्यादा बनने लग जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो हमने क्या किया, जनरलाइज ले लिया कि या तो आप C और D की कंसंट्रेशन आप बढ़ाओ या फिर A और B की कंसंट्रेशन घटाओ। इसका मतलब उस केस में हमेशा QC KC से ज्यादा होगा। अगर QC KC से जब भी ज्यादा होगा, अब आपको एग्जाम में कोई भी सिचुएशन दे सकता है, वो ये बोलेगा कि एक्स्ट्रा मोल हमने C के डाल दिए, एक्स्ट्रा मोल D के डाल दिए, या कुछ मोल A के निकाल लिए, कुछ मोल B के निकाल लिए, तो आप बताओ कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। बात समझ लो मेरी, या तो कुछ मोल्स A B के निकाल ले वो, या C और D के एक्स्ट्रा मोल्स डाल दे, दोनों बात एक ही है, यानी दोनों का मतलब एक ही है कि रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि उस केस में KC की वैल्यू QC से कम हो जाएगी और QC ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड। आपको रिजल्ट पता है, अगर QC ज्यादा होगा KC से तो रिजल्ट आपको पता है, बस आपको वो न्यूमेरिकली देखना है कैलकुलेट करके कि QC की वैल्यू ज्यादा है या कम है। रिएक्शन की डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं जब हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। अब दूसरा क्या बेटा, इसमें केस कि अगर QC की वैल्यू सेकेंड अपन देख रहे बेटा कि इफ QC is less than KC, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, रिएक्शन will shift in forward direction, shift in forward direction। ये दूसरा हमने रिजल्ट देख लिया बेटा, तो आपको ये ऐसे याद रखना है। और तीसरा केस अपन देखें कि अगर QC KC के बराबर हो जाए, if QC is equal to KC, तो ये इक्विलिब्रियम पे डिवाइड होगा, तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी बेटा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग केस बताया, अगर जैसे अभी आपने बोला था कि अपना एक्सटर्नली कुछ डालते हैं, हाँ, तो अगर हमने D को एक्सटर्नली और डाल दिया, हाँ, और B को भी और एक्सटर्नली डाल दिया, D और B दोनों को एक्सटर्नली डाल दिया, ठीक है, तो फिर मतलब अगर D ब्रेक डाउन करेगा A एक्सटर्नली को, हाँ, तो B भी तो जाएगा, और B को मैं ऑलरेडी एक्सटर्नली डाल दिया, हाँ, तो B फिर से ब्रेक डाउन होगा, C और D बनेगा, A से रिएक्ट करके, पर फिर वापस A